तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 के जो आपका क्वेश्चंस है उस पे। तो लेकिन इससे पहले हमें क्या पढ़ रखा है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म है तो उसे ग्राफी विधि से हल करना, उसे आपका विलोपन विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना। ये भी बिल्कुल ईजी है, जैसे प्रतिस्थापन था, ग्राफीय था और विलोपन था, वैसे ही ये भी है। और ये तो हम तो कहेंगे ये तो और ईजी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। आपको मालूम होगा कि अगर दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म है तो उसे कैसे लिखा जाता है। तो उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप किसका व्यापक रूप? दो चर वाले रेखीय समीकरण का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 और एक होता है बराबर 0 और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें इसको किस विधि से करना है? इसको हमें करना है ब्रज गुणनखंड विधि से करना है। अब ब्रज गुणनखंड विधि से जब हमें करना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमें महत्व रखता है यहाँ पर x और y का, दोनों समीकरण में x और y के जो भी आपका गुणनफल है, कोफिशिएंट है, वो यहाँ पर मान्य रखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर कहूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो y के कोफिशिएंट है उसको लिखना है, एक समीकरण 1 और वो समीकरण 2 से आपको y के कोफिशिएंट को लिखना है। तो यह y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b1 और यहाँ पर क्या है b2। उसके बाद से इसका c1 और c2 जो अचर पद हैं उसको लिखना है, तो c1 और c2। और उसके बाद से आपको x के गुणांक को लिखना है, तो वह है आपका a1 और a2। और उसके बाद से आपको फिर से शुरू आपने y से किया था, y के गुणांक से, अब खत्म ये आपको y के गुणांक से करना है। तो क्या है आपका b1 और क्या है b2। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, y के गुणांक को लिखा b1 b2, उसके बाद से अचर पद c1 c2, उसके बाद से x के गुणांक a1 a2 और उसके बाद से y के गुणांक b1 और b2। यानी कि हमने गए यहाँ से b1 c1, आपने वो पढ़ा होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर a b c, a का गुणा b में किए, b का गुणा c में किए, अब c का गुणा सीधे a में कीजिए। उसी प्रकार b1 c1, c1 के बाद सीधे a2 और a2 के बाद से b1 b2। ठीक है ना, हमने उसको सिर्फ ऐसे कर दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, y के गुणांक को लिखना है, उसके बाद से अचर पद x के गुणांक y के गुणांक, क्या y का गुणांक अचर पद x का गुणांक और अब उसके बाद से y का गुणांक। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इन दो से आपको x का मान मिलेगा, इन दो से आपको y का मान मिलेगा और इन दो से आपको जो अचर पद है उसका मान मिलेगा। और हमें कंपेयर करना होता है। देखिए कैसे, x भागा, यहाँ देखिए y भागा बटे और यहाँ पर देखिए आपका 1 बटे आएगा। देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले x और उसके नीचे का लिखना है, बटा लिखना है, और उसके बाद से b1 का गुणा सीधे c2 में और b2 का गुणा सीधे c1 में, यानी कि b1 c2 और उसके बाद सीधे माइनस b2 c1 या c1 b2, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, b2 c1। और ये हो जाएगा आपका बराबर के बराबर। और उसके बाद से y भागे लिखना है और उसके बाद से क्या करना है, c1 का गुणा a2 में, c2 का गुणा a1 में करना है। तो c1 a2 और माइनस c2 a1 और फिर इसको बराबर करना है। ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है आपको, a1 का गुणा b2 में, a2 का गुणा b1 में करना है। तो a1 b2 और फिर माइनस a2 b1। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम ब्रज गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो उसका जो नियम होता है वो यही होता है। यानी कि हमें क्या मिला, x, इन दोनों से x का मान मिला, इन दोनों के गुणनफल के डिफरेंस से y का मान मिला और 1 इन दोनों के गुणनफल के डिफरेंस से आपका 1 का मान मिला है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे करना है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि x का जो भी ये कोफिशिएंट है, हर है, यानी कि x के मान को इसके साथ कंपेयर करना है, तो वहाँ से आपका x का मान मिल जाएगा। फिर आपको y वाले जो मान है उसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको y का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि x भागे
B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू किसके बराबर करना है, 1/A1 B2 और माइनस A2 B1 के बराबर करना है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर B1 से 2, ये पूरा का पूरा जो हर है ना गुणा कर जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये इसका हर में गुणा हो जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B1 से 2 माइनस B2 C1 और भागे क्या है A1 B1 A1 B2 और माइनस A2 B1। इस प्रकार आप x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे इतना बड़ा हमें करना पड़ेगा, नहीं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। इसको देखिए, दूसरे में आपको क्या करना है कि ये जो y भागे क्या है C1A2 माइनस C2A1 वो बराबर करना है 1 भागे अचर पद के बराबर A1 B2 माइनस A2 B1 के बराबर करना है। और यहाँ से आपका y का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से कि यह क्या है C1A2 और माइनस C2A1 और भाग्य A1 B2 माइनस A2 B1 और यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार x और y का मान बहुत ही आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में तो और भी इजी है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये तो आपको ये मान कौन याद करने जाएगा। अब ये आप याद करेंगे B1 से 2 माइनस दुका ये सब याद करेंगे, नहीं, याद नहीं करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, इस विधि से करेंगे, ऑटोमेटिक उसका मान मालूम चल जाएगा। तो इसको याद नहीं किया जाता है। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका मान इतना आता है। चाहे तो आप इस याद करना भी चाहें तो आप कीजिए याद, इतना बड़ा है कौन याद करेगा। अभी तक तो हमें भी नहीं याद हुआ है कि इसका मान आता क्या है। बस हम जानते हैं कि व्रज गुणनखंड विधि का हल करने की विधि क्या होता है, ऑटोमेटिक वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं क्वेश्चंस है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ देख रहे हैं आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है, व्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में समझा है वो तो हम कर लेंगे, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें और है जो मुझे आपको बता देनी चाहिए। हालाँकि यह चीज़ें मैं आपको पिछली बार भी बता दिया हूँ, लेकिन एक बार और मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है या आप भूल गए हैं तो इसे आप ध्यान से सुनिए। अगर दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म दिए होने पर हम कैसे पता करते हैं कि इसका एक हल होगा या इसका अनंत हल होंगे या इसका कोई हल नहीं होता है। तो यह सभी पॉसिबल होता है x और y के गुणांक को लेकर। कैसे, यह आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है और हमें इसका देखना है कि किस कंडीशन में यह इसका एक हल होता है। एक हल होने का मतलब क्या है कि दोनों को दोनों ये आपका क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण है, यानी कि इसके अनंत हल होंगे। और अनंत हल का मतलब होता है कि अनंत बिंदु इसके हल होंगे और अनंत बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक रेखा मिलती है। यानी कि जब दो रेखाएं, चूंकि यहाँ पर दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म है, यानी कि दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। दो समीकरण से दो रेखा मिलेगी, एक समीकरण से एक रेखा मिलती है। और जब दोनों के दोनों समीकरण यानी कि दोनों के दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उस कंडीशन में इसका एक ही हल मिलता है, यानी कि अद्वितीय हल मिलता है। अगर दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो एक दूसरे को कभी या किसी भी बिंदु पर ये नहीं काटेंगी और उस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं मिलते हैं। यदि क्या होगा, एक रेखा दूसरी रेखा का संपाती हो, संपाती होने का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ठीक ऊपर से जाए या सटते हुए जाए, उसके हर बिंदु को टच करे, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसके अनंत हल होंगे। तो हम गुणनखंड इसके जो कोफिशिएंट है x और y और इसके जो अचर पद हैं उसकी सहायता से हम कैसे बता सकते हैं कि इसके हल अनंत होंगे या एक होंगे। यहाँ देखिए, यदि इसका जो x का गुणांक है और इसमें जो y का गुणांक है, x का गुणांक यानी कि a1 और भागे a2, यदि हम a1 भागे a2 करते हैं और वो नॉट इक्वल टू y का गुणांक क्या है b1 बटे b2 हो जाता है, इस कंडीशन में इसके एक हल मिलते हैं। एक हल मिलने का मतलब इसका अद्वितीय हल मिलता है, यानी कि दूसरा हल इसका नहीं मिलेगा, सिर्फ एक और एक हल मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगे। तो इसका क्या होगा, एक हल मिलता है, एक हल मिलता है, ठीक है ना। यदि क्या होगा कि a1 भागे a2 इक्वल टू हो जाए b1 भागे b2
और ये नॉट इक्वल टू हो जाए C1 भागे C2, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो जाती है। जब एक रेखाएं दूसरी रेखा के समपाती हो जाती हैं तो उस स्थिति में हमें इसका अनंत हल मिलता है। तो ये क्या हो गई, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती, जब समपाती हो गई तो इसके अनंत हल मिलेंगे, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन होता है कि यह आपका x का गुणांक यानी कि a1 भागे a2 वह बराबर हो जाए b1 भागे b2 और ये बराबर हो जाए आपका c1 भागे c2। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उनके बीच की दूरी कांस्टेंट होने के कारण एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट पाती हैं, और उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं मिलता है। तो इसका कोई हल मिलेगा, इसका कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना जांच करना है क्या a1 भागे a2 इक्वल टू b1 भागे b2 है। अगर बराबर है तब आपको c1 के लिए भी जांच करना है, ठीक है ना। यदि बराबर नहीं है तो इससे पर रुक जाना है, ठीक है ना। तो ये तीन स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं जो भी करना हमको चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जरा सा इस पर चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको कहा है कि चेक करके बताइए इसके एक हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो हमें तो जांच करके भी बताना है। यदि इसके एक हल हैं तो उस स्थिति में हमें इसका ब्रज गुणनखंड विधि से x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हमारे साथ देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो गुणांक होंगे, x का गुणांक इस स्थिति में कितना है, हम ये जांच कर रहे हैं कि इसके हल होंगे या नहीं होंगे, ये एक हल मिलेगा या कितने हल मिलेंगे। तो चलिए x का इसके में जो गुणांक है 1 है और इसमें x का गुणांक है वो 3 है। इस स्थिति में x का गुणांक y का गुणांक क्या है, 3 है, और इसमें y का गुणांक है -3 -9 है, माइनस कट जाएगा, बचेगा 3 भागे 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 भागे 3। यहाँ देखिए इसको हो जाएगा 1 भागे 3। पहला और दूसरा बराबर है गए तो तीसरे के लिए हमें इसका जांच करना है। तो तीसरे के लिए हम इसका जांच कर लेते हैं। तीसरे का मतलब C1 C2 के लिए भी जांच करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले दो बराबर हो गए हैं। तो जब C1 C2 के लिए जांच करेंगे तो ये होगा -3 भागे -2, है ना। C1 की जगह पर -3 और C2 की जगह पर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यह बचेगा 3 भागे 2। तो यहाँ देखिए a1 भागे a2 b1 बटे b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंड वाला। तो ये समपाती होंगे और इसके अनंत हल होगा, ठीक है ना। तो क्या होंगे आपको लिखना है, अतः रेखाएं समपाती होंगे, समपाती होंगे और इसके अनंत हल होगा। अनंत हल होगा। इस प्रकार आपको इसको जांच करना है। तो इससे तो हम जांच कर लिए, तो अब हम क्या करें बताइए। अब हम क्या करें, इसका मान ज्ञात करें ब्रज गुणनखंड विधि से या नहीं करें। अगर इसके एक हल होता तो x और y के मान निकलते, एक ही मान निकलते, लेकिन इसके तो अनंत हल हैं। जब इसके अनंत हल हैं तो इसका मान नहीं निकलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको ये दिया हुआ है। तो जो भी आपको मालूम है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो a1x + b1y + c1 = 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू क्या है, 5 है। तो 5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये +5 आकर इधर -5 हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार +8 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -8 के बराबर हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जांच करना है कि इसके कितने हल होंगे। उसके लिए कौन सी विधि है, ये वाला विधि है। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में देखिए x का गुणांक क्या है 2 और यहाँ क्या है x का गुणांक 3, और यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है 1 और इसमें y का गुणांक क्या है 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि a1 भागे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब इसका सिर्फ एक हल होगा, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है ना। तो इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना।
अब इसको जब इसका अद्वितीय हल होगा तो इसका x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले x भाग गया, ठीक है ना, y भाग गया और यहाँ पर 1 भाग गया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ देखिए क्या होगा, और सॉरी मैं यहाँ पर पहले ही लिख दिया ना, चलिए यहाँ पर पहले नहीं लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ देखिए y का गुणांक इसमें क्या है, y का गुणांक इसमें है 1 और क्या है 2 है। इसमें क्या है -5 भागे -8 है, -5 भागे और क्या है -8 है। और फिर इसमें x का गुणांक क्या है 2 है और क्या है 3 है, और y का गुणांक क्या है 1 है और क्या है 2 है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या लिखना रहता है, x के नीचे लिखना पड़ता है, इसमें y के नीचे क्या लिखना पड़ता है, इसमें z के नीचे लिखना पड़ता है। तो यहाँ x के नीचे क्या आएगा, यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे 1 का गुणा -8 में करेंगे, फिर माइनस करके 2 का गुणा -5 में करेंगे। तो ये हो जाएगा -8 एकम -8 और ये -5 गुना -10, ठीक है ना। और ये बराबर करते हैं और y भागे करते हैं, तो ये 5 का गुणा 3 में और -8 का गुणा 2 में, और बीच में क्या लगाते हैं माइनस। तो -5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15, और ये माइनस और -8 का गुणा 2 में करेंगे तो -16। और उसके बाद से क्या करते हैं 1 भागे 2 का गुणा इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और -3, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिख सकते हैं x भागे, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं -8 और +10, -8 + 10 कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए y भागे -15 और +16, इसका मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 1 भागे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो एक बार x वाले पद को इस 1 के बराबर कीजिए और एक बार y वाले पद को इस 1 के बराबर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x भागे 2 = 1 भागे 1 है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको क्या करना है, एक बार y भागे 1 = क्या करना है 1 भागे 1, इसको इसके बराबर करना है। तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल होंगे। इस प्रकार ब्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे मिटा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ये तो मैंने फेयर पे ये सब आपको करना है, ठीक है ना, फेयर पे करना है। यदि नहीं करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, तो ये x भागे ये सब हो जाएगा, और यहाँ से y भागे ये सब हो जाएगा, और यहाँ से 1 भागे, इसके लिए हम सब लिख रहे हैं कि x का जो भी मान आएगा हर में, वो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच में माइनस भी आता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। कैसे पता होगा कि जो मान आया है x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में। x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखिए, देखिए समीकरण का मान यह संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, x का मान 2 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 1 कितना होगा 5, और में से 5 जाए 0, सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरे में देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4 कितना होगा 6 4 10, नहीं सॉरी 3 दूना 6 और 2 एकम 2 8 और -8 कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार दोनों समीकरण 2 का भी मान सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान सही है, ठीक है ना। मैं इसमें एक और बता दे रहा हूँ और आपको एक इसमें का क्वेश्चंस करना है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ ऐसा दिया गया है, हमें सबसे पहले तो इसका जांच करना है कि इसका एक हल होगा या अनंत हल होंगे, उसके बाद से इसे ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। लेकिन कब करना है, जब इसका एक अद्वितीय हल होगा, उस कंडीशन में इसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम इसका जांच करते हैं, जांच हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x का गुणांक इसमें क्या है 1 है, x का गुणांक इसमें क्या है 3 है, y का गुणांक इसमें क्या है -3 है, और y का गुणांक इसमें क्या है -3 है। या आप लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 भागे 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ दिख रहे हैं कि 1/3 यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इस कंडीशन में इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। जब इसके एक हल होंगे तो क्या हम इसका मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो चलिए ब्रज गुणनखंड विधि से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है कि y के गुणांक इसमें क्या है
-3, इसमें y का गुणांक क्या है -3, ठीक है ना। c का गुणांक यानी कि अचर पद का गुणांक क्या है -7, अचर पद का गुणांक क्या है -7, ठीक है ना, -15। फिर आपको क्या करना है, x का गुणांक क्या है, पहले y का गुणांक, अचर पद का गुणांक, x का गुणांक और फिर y का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है इसमें 1 और इसमें x का गुणांक क्या है 3। फिर y का गुणांक क्या है यहाँ पर -3 और फिर y का गुणांक इसमें क्या है -3, ठीक है ना। यानी कि इन दो, अब हम क्या कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में, x भागे x के लिए कौन सा मान करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस नेगेटिव साइन। तो -10 का गुणा -15 में होगा तो हो जाएगा +45 और बीच में हम लोग क्या लगाते हैं नेगेटिव का साइन लगाते हैं और -7 का गुणा -3 में होगा तो ये हो जाएगा 21, ठीक है ना। और इसको बराबर करते हैं y के और इसका मान होता है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में नेगेटिव साइन। तो -7 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -21 और बीच में नेगेटिव का साइन। -15 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -15, ठीक है ना। और यहाँ से 1 भागा क्या करते हैं 1 का गुणा -3 में, 3 का गुणा -3 में, तो ये हो जाएगा -3 बीच में नेगेटिव साइन, -3 का गुणा -3 में -9। और यहाँ से आप लिख सकते हैं x भागा 45 में से 21 जाओ तो 21 दूना 42 भी होता है और 3 45 यानी कि हो जाएगा 5 में से 1 जाओ और 4 और 4 में से 2 जाओ 2 यानी कि 24। और ये हो जाएगा y भागा -21 + 15 यानी कि हो जाएगा -6 और यहाँ से हो जाएगा 1 भागा -3 + 9 यानी कि हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, एक बार x वाले पद को अचर पद के बराबर कीजिए, एक बार y वाले पद को अचर पद के बराबर करना होता है। तो यहाँ से हम कर देते हैं, पहले x वाले पद को मैं अचर पद 1/6 के बराबर कर रहा हूँ तो इसका मान हो जाएगा x बराबर 6 चौको 24 यानी कि हो जाएगा 4। x का मान हमें फाइंड आउट हो गया। और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ y वाले पद को अचर पद के बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा y बराबर -1। ये आपका माइनस है ना तो -1 बच जाएगा। इस प्रकार x बराबर 4 और y बराबर -1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक बार जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। x बराबर -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, x बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और जब -1 रखेंगे तो ये जाएगा +4 यानी कि +4 +3 और +4 +7 -7 = 0 यानी कि इसका मान सही हमने फाइंड आउट किया है। दूसरे समीकरण में रखकर x और y का मान जांच करना अब व्यर्थ होगा क्योंकि एक समीकरण में जांच करने के बाद मान सेटिस्फाइड कर रहा है। इस प्रकार आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चंस है वो उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों के तीनों बराबर हैं। और जब बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों चर का जो रेखा का समीकरण होता है यानी कि रेखाएं होती हैं दोनों समीकरण की वो एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं और हमें इसमें ए व बी का मान फाइंड आउट करना है और कहा है ए व बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का जो भी मान होगा वो अनंत मान होंगे। तो इसको हमें करना है वो भी बहुत ही अच्छे वे से करना है। लेकिन इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ वीडियो में मिस्टेक हो गया है। मैंने यहाँ पर समांतर की जगह पर संपाति लिख दिया है और यहाँ पर संपाति की जगह पर समांतर लिख दिया है तो उससे आप लोग सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब दो रेखाएं संपाति हैं तो उस केस में उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। हमें इस समीकरण के लिए अनंत हल का मान फाइंड आउट करना है यानी कि ए व बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का मान अनंत होगा, ये आपका क्वेश्चंस में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो रेखाएं के अनंत हल होते हैं उस कंडीशन में रेखाएं संपाति होती हैं और जब रेखाएं संपाति होती है तो उसके यानी कि उस समीकरण में x और y के गुणांकों का जो भी संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है कब, जब रेखाएं संपाति हो। तो इसी का प्रयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले a1/a2, तो ये a1 की जगह क्या है, x का गुणांक क्या है 2 और इसमें x का गुणांक क्या है a - b
और क्या होता है b1/b2, तो b1 की जगह पर इसमें क्या है 3 और b2 की जगह पर इसमें क्या है a प्लस b। उसके बाद से होता है c1/c2, तो c1 की जगह पर है -7 और c2 की जगह पर है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस b और -2, ठीक है ना। और माइनस ऊपर नीचे माइनस है, दोनों को हटा देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यह इसके बराबर है या इसके बराबर है। एक तो विधि है कि आप पहले x के गुणांक जो भी हैं उसको अचर पद के बराबर लें और फिर y के गुणांक जो भी है उसको हम लोग अचर पद के बराबर लें और वहाँ से इसे सॉल्व करें। दूसरी विधि है कि आप इसी को इसी के बराबर ले लीजिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर, तो यह इसके बराबर इसको हम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का गुणा e में होगा 2a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 3b। 2a को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा a और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 5b। यानी कि एक रिलेशन हमें ये मिल गया कि e बराबर 5b। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 3 का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो मैं ए का मान मैं कहाँ पर रख दूँ, और सॉरी इसमें नहीं, आप ए का मान चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। सॉरी अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब आप यहाँ से ए का मान निकाल दिए 5/5, ए बराबर 5/5b निकाल लिए। अब आप अंतिम दो, अब हम क्या करें, इसको इसके बराबर ले रहे हैं। जब इसको हम इसके बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3/a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b और -6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a 7a इधर आएगा तो बच जाएगा 2a, 3b उधर जाएगा और प्लस 6b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3b और 4b और प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में आप यहाँ देख रहे हैं तो मैं a से भाग दे दूँ तो यहाँ हो जाएगा e बराबर 2b प्लस 3, ठीक है ना। अब इस a का मान समीकरण नंबर 3 से इसमें रख दीजिए तो ये यहाँ से हो जाएगा 5b इक्वल टू 2b प्लस 3, और यहाँ से 2b को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3b बराबर 3 और यहाँ से b बराबर हो जाएगा 1। b बराबर 1 दिए गए समीकरण में रख दीजिए, 3 में ही रख दीजिए, तो b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर आप यहाँ समीकरण नंबर 3 से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a बराबर होगा 5 गुणा b बराबर कितना रखना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 5। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप a बराबर 5 और b बराबर 1 फाइंड आउट कर ले रहे हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। चलता है क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें देखना है k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब जब k का ऐसा मान कुछ न कुछ होगा जो दिए गए समीकरण को समांतर बना देगा, क्योंकि समांतर के केस में ही दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होता है। और समांतर के केस के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट c1/c2। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका हल प्राप्त करें तो a1/a2 का मतलब x का गुणांक पहले वाले समीकरण से, x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण से, और ये बराबर होना चाहिए b1/b2 यानी कि y का गुणांक इसमें 1, इसमें y का गुणांक -1 और नॉट c1/c2 यानी कि 1 इसमें क्या है 2k प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये एक दूसरे के बराबर हैं, पहला और दूसरा एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k-1 लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1, तो 3k में से 2k निकलेगा, बचेगा आपका k और यहाँ से हो जाएगा -1 और ये +3 यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि k बराबर 2
अतः k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण का जो मान होगा, दिए गए समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे। आप यहाँ रख कर भी दे सकते हैं कि जब k बराबर 2 दिए गए समीकरण 2 में रखेंगे तो ये चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। पहले वाला क्या था 3x + y = 1। दूसरे वाला क्या हो जाएगा, जब k बराबर 2 दिए गए समीकरण में रखेंगे तो 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 3 और क्या है x। इसमें क्या है 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 यानी कि y = यहाँ से k बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। आप इस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें x a1/a2 निकालेंगे और इसमें अपन b1/b2 निकालेंगे, ठीक है ना, b1/b2 निकालेंगे और इसमें जब आप c1/c2 निकालेंगे तो निकाल कर देख लीजिए, ये आपका बचेगा 3/3 और ये बचेगा 1/1 और ये बचेगा 1/5। 3/3 का मतलब 1/1 होता है ना, जब 3 से दोनों में भाग देंगे तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये आपका बराबर नहीं हुआ। इसलिए k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण का मान, दिए गए समीकरण के कोई मान नहीं मिलेगा, अर्थात दोनों के दोनों समीकरण यानी कि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरे पर, देखते हैं कि इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसे आपको खुद करना है, और इसे आपको कैसे करना है, एक तो ब्रज गुणनखंड विधि से करना है, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि से करना है, और दोनों के दोनों विधियां मैं आपको बता दिया हूं, तो मुझे यहां पर कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे आपको स्वयं करना होगा। चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर मेरे पास बुक्स है, मैं इसमें देख लेता हूँ। इसमें दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के रूप में व्यय करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि उसका नियत भोजन क्या है। यहाँ देखिए, नियत भोजन बताने से पहले ये है कि अब मैं इसको बता देता हूँ। छात्रावास में रह रहा कोई भी एक स्टूडेंट होगा या कोई भी व्यय होगा, ठीक है ना, उसको क्या करता है, वो भोजन करता है, लेकिन ये है कि हाँ एक नियत व्यय देना पड़ता है उसको, जैसे 50 या 100 रुपये तो उससे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, हर कंडीशन में देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद से 1 महीने के लिए उसकी जो खुराक आता है उस खुराक का भी पैसा देना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि छात्रावास में रह रहा कोई भी स्टूडेंट, ठीक है ना, छात्रावास का किराया देता है। किराया को अगर हम नियत व्यय माने तो किराया का उसका तो एक अलग जाएगा ही, बाकी उसका जो खुराकी है उस खुराकी का भी वो पैसा देता है, मंथली पैसा कितना होगा वो देता है। तो सबसे पहले हमें तो मानना पड़ेगा कि उसके नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन कितने रुपए का वो व्यय करता है। तो मेरे बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है हाँ, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। माना नियत व्यय जो है x रुपया तथा और क्या है, तथा प्रतिदिन व्यय y रुपया होगा। प्रतिदिन जितना वो व्यय करते हैं प्रतिदिन व्यय y रुपया होगा, ठीक है ना। बस अब उसके बाद से आपको प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है वैसे ही आपको कर देना है। देखिए क्या कहा है, एक तो कहाँ गया, एक तो कहा है आपका कि उसको एक नियत व्यय देने पड़ते हैं, तो नियत व्यय कितना है, x रुपये देना पड़ता है। और उसके बाद से कहा है कि विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, एक दिन के लिए उसे y रुपये देने पड़ते हैं, तो 20 दिन के लिए उसे 20 y रुपये देने पड़ते हैं, और इस प्रकार 20 दिन के लिए उसे टोटल 1000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है ना, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। मैं इसको क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ। दूसरा में दिया है कि ये एक व्यक्ति यानी कि एक जो स्टूडेंट है वो 26 दिन भोजन करता है, तो उसके लिए भी एक नियत व्यय तो देना पड़ेगा, और एक दिन के लिए भोजन का व्यय कितना है, 24 y रुपया है, तो 26 दिन के लिए 26 y होगा, ठीक है ना, 26 y होगा। और इस प्रकार उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 रुपये देने पड़ते हैं। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस
ये नहीं कहा कि इसे आप ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए, बीजगणितीय रूपी से हल करना है तो आप चाहें तो इसमें ग्राफीय विधि भी लगा सकते हैं, तो लंबा हो जाएगा। दूसरी विधि है कि आप इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं, वो भी ईजी है। प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या ब्रज गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा इसे कर सकते हैं। तो मेरा मानना होगा कि जब भी आपको ये मिले तो आप हमेशा प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहा हूँ। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करूँगा या विलोपन विधि से हल कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों में x का गुणांक समान है ना, तो ये कट जाएंगे। तो विलोपन विधि से मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 2 से 1 को घटा रहा हूँ। तो घटाने पर ये को आएगा, x में से x घट जाएगा, बचेगा 0, 26 में से 20 घटेगा, बचेगा 6, y और यहाँ से 1180 में से 1000 घट जाएगा, बचेगा 180। और यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो 6 3 का 18 हो जाएगा 30। तो y का मान हो गया आपका 30 और y है क्या, प्रतिदिन व्यय है, यानी कि प्रतिदिन वह 30 रुपये का व्यय करता है, ठीक है ना। उस हिसाब से उसको 20 दिन में कितना देना पड़ता है, 1000 रुपये देना पड़ते हैं, और उसमें कुछ नियत भाड़ा भी है, तो नियत भाड़ा आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब y का मान चाहें तो आप समीकरण 1 या 2 किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं 1 से ही फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई 20y, और सॉरी हाँ 20, और y का मान क्या है आपका 30 है, और ये कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो यहाँ से x प्लस ये हो जाएगा 600 इक्वल टू हो जाएगा 1000, यहाँ से हो जाएगा 1000 माइनस 600 इक्वल टू हो जाएगा 1400, ठीक है ना। ओ यार 1400 हो जाएगा, 400 होगा ना, ये हो जाएगा x बराबर 400। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये है क्या, x क्या है, नियत व्यय है, यानी कि नियत व्यय एक्स्ट्रा पैसा उसे कितना देना पड़ता है, 400 रुपये देना पड़ता है। चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं कि इसका मान सही है या नहीं है। तो इसे आपको रफ में करना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए नियत व्यय कितना है इसका, 400 रुपया है, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखिए एक दिन का खर्चा कितना है इसका, 30 रुपया है। तो इस प्रकार 20 दिन का खर्चा कितना होगा, 30 गुणा 20, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर आना चाहिए है। आ रहा है क्या, यहाँ देखिए 400 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 600। इस प्रकार 1000 इधर 1000 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो x और y का मान निकाला है, यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का जो मान निकाला है वह सत्य है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। इसमें दिया है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने से पहले हमें तो अंश मानना पड़ेगा और हर तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये आपका चौथा का है, शायद दूसरा है। तो माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है, तब भिन्न क्या होगा, तब भिन्न हो जाएगा आपका x बटे y। अब हम चलिए प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में ये बोला है कि जब भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न तो हमारा क्या है, x भागे y है, इसका अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है, और अंश से कितना घटाना है, अंश से हमने 1 घटा दिया, तो यह भिन्न हो जाती है 1/3। यह आपका समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसे मूल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मूल फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y, या मैं इसे लिख सकता हूं 3x - y = 3, ठीक है ना। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ। अब वह आपका दूसरी कंडीशन इसमें क्या दिया है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है।
तो भिन्न तो आपका है x बटा वाई। जब हर में मैंने 8 जोड़ दिया तो भिन्न हो जाता है 1/4। अगर मैं इसको मूल फॉर्म में बनाऊँ तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। अब चाहूँ तो मैं इसे 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 और मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसको हल करना है और इसमें ये नहीं कहा है कि आप इसे प्रजगुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y का जो भी कोफिशिएंट है, मान है, वो बराबर है, तो आप यहाँ पर तुरंत विलोपन विधि का प्रयोग कर दीजिए। इसलिए 4 या 5 विधियाँ दी गई हैं कि जैसे आपको जो भी उचित पड़े वो उसका उपयोग करके आप x व y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से आप यहाँ कर सकते हैं विलोपन विधि का प्रयोग। तो विलोपन विधि का प्रयोग 2 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ, तो 4x में से 3x घटेगा तो बच जाएगा आपका x। माइनस वाई में से माइनस वाई को घटाएंगे, देखिए इधर माइनस वाई में से हम क्या घटाना चाहते हैं, माइनस वाई को घटाना चाहते हैं। तो माइनस वाई माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 0। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और ये 8 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर क्या आ गया 5। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो मैं चलिए समीकरण 1 में रख देता हूँ। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए क्या है 3 और x की जगह पर क्या रखना है हमें 5 और माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3। इस प्रकार 5 3 15 में 3 को इधर लाऊंगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये आपका प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 15 में से 3 जा 12। इस प्रकार आप x और y का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वह भिन्न क्या होगा, तब भिन्न आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तब भिन्न क्या होगा, x भागे y, x की जगह पर क्या आया आपका 5 और y की जगह पर क्या आया 12। अब इस प्रकार ये भिन्न तो आप प्राप्त कर लिए, जांच करना होगा कि ये भिन्न सही है या नहीं है। तो भिन्न के अंश में से आप 1 घटा दीजिए, देखिए क्या 1/3 हो रहा है, तो मैं यहाँ में से 1 घटाऊंगा तो 4/12, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन को भी देखिए फॉलो कर रहा है कि ना, हर में 8 जोड़िए, देखिए 1/4 हो रहा है कि ना, हर क्या है 12, 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 20 और 5 भागे 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4। इसका मतलब इसका मान सत्य है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चले हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पर। चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पर। इसमें दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, कोई बात नहीं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। टेस्ट में 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक सही उत्तर का चयन करना, एक गलत उत्तर का चयन करना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो सही उत्तर थे वो x और गलत जो आंसर थे यानी कि उत्तर थे वो आपका y है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि माना सही प्रश्नों की संख्या, ये आपका तीसरा है, माना सही प्रश्नों की संख्या उसे माना सही प्रश्नों की संख्या अगर x है तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है, तब कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे भैया, तब कुल प्रश्न हो जाएंगे आपका x प्लस y। टोटल प्रश्न इतने होंगे ना। अब चलिए हम इसको करते हैं प्रश्नानुसार। देखिए हम इसको कितने अच्छे वे से कर सकते हैं, ठीक है ना। सही उत्तर हमने माना है कि वो x है, गलत उत्तर माना है y है, ठीक है ना। जैसे अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हो तो सही उत्तर मान लीजिए आपने 80 किया है, तो 20 अगर गलत उत्तर किया है तो सही उत्तर और गलत उत्तर यानी कि सही प्रश्न और गलत प्रश्नों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास जितने टोटल प्रश्न होंगे वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने वही लिखा है कि माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है, तब कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस y। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं जैसा प्रश्न में दिया है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि 40 अंक अर्जित करता है, लेकिन कब करता है, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है ना। सही उत्तर क्या है आपका, सही उत्तर x है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार उसे सही उत्तर x है, तो x पर कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। अगर 10 सही उत्तर दिया होगा तो 3 अंक, और प्रत्येक उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते होंगे, तो इस प्रकार टोटल अंक हो जाएंगे आपके 30। अगर उसने 5 सही उत्तर किया है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं, तो 3 अंक मिलते हैं, तो 10 उत्तर पर उसे कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। तो अशुद्ध उत्तर कितना है? आपका y है, उस पर 1 अंक की कटौती होती है, तो 1 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा y। जो भी आंसर घटेगा, यहाँ पर देखिए, अगर ये कटौती हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सही उत्तर का जो भी आंसर होगा उसमें से गलत उस उत्तर का आंसर घटाया जाएगा, तभी तो जाकर उसके टोटल अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार उसके टोटल अंक कितने प्राप्त हुए हैं? 40 प्राप्त हुए हैं। मैं इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो टोटल प्रश्नों की संख्या है x, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो उसे टोटल अंक कितने हो जाते हैं? 4x। और अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक कटते। ठीक है ना। प्रत्येक गलत उत्तर की संख्या है y, अगर प्रत्येक गलत उत्तर की संख्या है y और उसे 2, और प्रत्येक उत्तर पर उसे कितने अंक कटने हैं? 2 अंक कटने हैं। तो अगर मान लीजिए कि 5 उसने गलत उत्तर दिया है तो कितने अंक कटेंगे? 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 अंक कटेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार उसे कितने अंक प्राप्त हो जाते हैं? यहाँ पर दिया है 50 दिया है ना, कहाँ गया? 50 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको समीकरण नंबर मैं 2 देता हूँ। ध्यान से एक बार और देख लीजिए। ठीक है ना। हमने कहा है कि माना सही प्रश्नों की संख्या x है, गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो टोटल प्रश्न x प्लस y होगी। अगर मान लीजिए कि आपने सब के सब क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपने 80 क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट किए हैं वो सही हैं, 20 क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट किए हैं वो गलत है, तो टोटल क्वेश्चंस तो आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर कुल प्रश्न कितने लिए हैं? x प्लस वाई हो जाएगी। प्रथम प्रश्न के अनुसार कहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर की संख्या कितनी है? x। अगर उस पर 3 अंक मिलते हैं तो टोटल अंक आप पता कर लेंगे। जैसे आपने सही उत्तर किया है 80, प्रत्येक उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो 80 उत्तर पर आपके कितने अंक मिलेंगे? 240। 3 से x में हमने गुणा किया, 3 से 80 में गुणा किया, इसी प्रकार यहाँ 3 से x में गुणा किया। प्रत्येक गलत उत्तर पर उसे 1 अंक कटते हैं, तो 1 अंक कटेंगे, तो प्रत्येक गलत उत्तर की संख्या है y पर 1 अंक कटेंगे तो हो जाएगा y। जैसे 20 क्वेश्चंस पर 20 अंक कटेंगे तो कितना होगा? 20 ही होगा ना। 1 अंक कटेंगे तो 20 क्वेश्चंस पर 20 अंक कट जाएंगे। जब सही उत्तर में से गलत उत्तर को घटाया जाएगा तो आपको टोटल उत्तर की मिल जाएगा, टोटल अंक मिल जाता है। तो टोटल अंक कितना मिला है? 40। दूसरे कंडीशन में कहा है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो प्रत्येक उत्तर की सही उत्तर की संख्या है x, इस पर 4 अंक मिलेंगे तो टोटल अंक हो जाएगा 4x। प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो टोटल गलत अंक कितने? गलत प्रश्नों की संख्या है y और प्रत्येक पर 2 अंक कट रहे हैं, तो y पर इससे कितना कट जाएगा? 2y अंक कट जाएगा। जब सही आंसर में से गलत आंसर को घटाएंगे, सही अंक में से गलत अंक को घटाएंगे तो आपको टोटल अंक मिलता है और वो है 50। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 आपके समीकरण तैयार हो जाते हैं और इन दोनों को हल करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को जोड़कर टोटल प्रश्न की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ किस विधि का उपयोग करेंगे? तो विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें समीकरण 2 से गुणा कर देते हैं ताकि y का जो कोफिशिएंट है वो समान हो जाए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, गुणे 2 से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 80। और समीकरण 2 है क्या आपका? 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये घट के हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 30। और इस प्रकार आप x का मान हो जाएगा 15। ठीक है ना।
अब x का मान चाहें तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, तो मैं एक ही में रख देता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x का मान कितना रखना है 15 और माइनस y इक्वल टू कितना है 40, या 15 3 हो जाएगा 45, मैं इसको इधर ला देता हूँ कि ये हो जाएगा 40 इक्वल टू हो जाएगा y। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू हो जाएगा y, यानी कि x इक्वल टू निकला है 15, y इक्वल टू निकला है 5। तो टोटल प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए टोटल प्रश्न की संख्या 15 और हो जाएगी प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगी 20। तो यह आपका टोटल प्रश्न की संख्या हो जाएगी 20, और इसे आप ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बचता है दो और क्वेश्चंस, दो और यानी कि चौथा क्वेश्चंस और पांचवा क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि ये आप बहुत ही आसानी से भी कर लेंगे, क्योंकि इस चलिए फ्रेंड चलता है क्वेश्चन नंबर चौथा पर। इसमें दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो क्या यहाँ पे यह ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि कार ए की जो चाल है वो x किमी प्रति घंटा और चाल बी की जो कार है उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर हम उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका चौथा है ना। तो हम यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कार ए की चाल कितने हैं x किमी प्रति घंटा है और बी की चाल y किमी प्रति घंटा है। यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, जो समझने वाली चीज़ है उस पर। यह आपकी दो बिंदु है, कहीं यह है A और यह है B, ठीक है ना। यह A है और यह है B। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। दो आपके पास कार हैं, एक कार E है एक कार B, मतलब ये तो दो बिंदु हैं और इसी बिंदु यानी कि बिंदु A पर एक कार रखी है, बिंदु B पर दूसरी कार रखी है। क्या होता है, दोनों कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है ना। इसमें दिया है क्वेश्चंस में कार ए कार कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है ना। यदि कार ए कार बी अगर एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, यह तभी संभव है जब कार ए की चाल अधिक हो कार बी की चाल कम हो। उस कंडीशन में दोनों अगर चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, तभी तो होगा ना। क्योंकि B जो है ए से 100 किलोमीटर दूर पर है तो B धीरे धीरे चलेगा और ए जो होगा तेज़ी से चलेगा, तभी तो कुछ ना कुछ घंटे बाद मिलेंगे। तो 5 घंटे बाद दिया है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर कर लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 100 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों कारें 5 घंटे बाद क्या करती हैं, मिलती हैं। तो आप इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ देखिए। यदि तो 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी 5 बी घंटे और 5 घंटे में बी द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यहाँ देखिए। 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी x, 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है 5y होगी, बिल्कुल होगी। और उसके बाद से सॉरी ओह क्या कर रहा है इसमें, सही है। यहाँ देखिए 5 घंटे में कार ए द्वारा जो भी चली गई दूरी होगी, क्या है कि कार ए का स्पीड तो ज़्यादा होना चाहिए, कार बी का स्पीड क्या है कम होना चाहिए, तभी तो ये 5 घंटे मिलेगी। तो कार ए द्वारा जो भी चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी 5x होगी। कार बी द्वारा चली गई जितनी भी दूरी होगी वो क्या होगी 5y होगी। और इस प्रकार ये बड़ी बड़ी दूरी में से यानी कि कार ए की चाल में से कार बी की चाल घटाया जाएगा तो कितना आना चाहिए 100 किलोमीटर
यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूँ, 100 किलोमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब आप चाहें तो समीकरण 1 व 2 को हल करके कार्य की चाल ज्ञात कर सकते हैं और y की भी चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 100। और समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 5y बराबर क्या है, 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में से 2 को जोड़ रहा हूँ। जोड़ेंगे तो 5y माइनस 5y कट के हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5x 10x बराबर हो जाएगा 200 और यहाँ से आप x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है ना, 20। इस प्रकार जो इसके चाल है x किसकी चाल है, कार्य A की चाल कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर होनी चाहिए। अब हम y की मान लिख लेते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रख दे रहे हैं, जोड़ेंगे ना तो 5x 10x और सॉरी यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक में हमने 5 से गुणा किया है ना, तो 5x 5y और ये हो जाएगा आपका 500 होना चाहिए ना। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 600 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60। यानी कि कार A की चाल कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60 प्लस y इक्वल टू क्या है, 100 की बराबर है। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना। इस प्रकार कार B की चाल यानी कि B बिंदु पर रखी गई कार की चाल कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर होना चाहिए और E बिंदु पर रखी गई कार की चाल कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर होनी चाहिए। तभी जाकर 5 घंटे बाद ये दोनों पकड़ पाएंगे। देखिए जैसे